हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर में। गाइस, ये मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ मैराथन सीरीज़ का पार्ट 5 है। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, जो कि किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी कंसेप्ट से होते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द 8 डिजिट नंबर 789x531y इज़ डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 3y। कह रहा है कि कोई नंबर है, मेरे पास 8 डिजिट नंबर है 789x531y। इसको मैंने किससे डिवाइड करा? 72 से डिवाइड करा। तो मेरे को वैल्यू बतानी है कि एक्स वाई की। तो पहले मेरे को एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा। अब इस नंबर को मैं यानी कि 789x531y इसको मैंने 72 से डिवाइड करा है। अब 72 के मैं फैक्टर करूँगा कि उनके बीच में कोई भी ना, प्राइम फैक्टर करने, यानी कि 8 इंटू में 9, ठीक है ना। तो 8 इंटू 9 72 होता है, यानी कि ये नंबर 8 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से कंप्लीट डिवाइड का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 8 से डिविजिबिलिटी रूल का रूल जो होता है वो क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट में चेक करता हूँ। यानी कि अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ इस नंबर को, तो मैंने क्या चेक करना है, सिर्फ 31y। इसको देखना है कि ये 8 से कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं है। अगर ये नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैंने 8 से डिवाइड करना है, तो 8 3 जा 24। तो यहाँ कितना रह गया मेरे पास 7 और y मैंने नीचे उतारा। अब 8 9 जा मेरे को पता है क्या होता है, 72 होता है, ठीक है ना। रिमाइंडर मेरे को यहाँ 0 चाहिए, तो y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2। यानी कि मेरे को यहाँ से ये पता लगा जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। ये तो है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब ये नंबर 8 से कंप्लीट तब डिवाइड होगा जब ये यहाँ पर क्या होगा, y की जगह 2 होगा, तब ये नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है किसकी, 9 की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो तो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मेरे पास नंबर क्या है 789x531y, तो मैं क्या करूँगा, इसके डिजिट का सम करता हूँ। तो 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + y। और y की जगह मैंने क्या, अभी y की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 2 निकाली, तो y की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा। इसको मैंने 9 से डिवाइड करना। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 33 34 35, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, तो सम करके कितना आएगा, 35 + x डिवाइडेड बाय 9। अब मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि ये 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और 9 4 से 36 होता है, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखूँगा तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 9, और 36 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 1। यानी कि मेरे को पता लगा कि y की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब जो मेरे को दे रखा है वो मैं फाइंड कर लूँगा, यानी कि मेरे को फाइंड करना है 5x माइनस में 3y। तो 5x, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1, तो 5 × 1 5 माइनस में 3y, y की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1। तो -1 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट में चेक करता हूँ, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो वहाँ से मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसमें पुट करके आंसर निकाल लूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। कह रहा है जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है किससे, उसके एक्सपेंडिचर से। इफ़ द हिज इनकम, अगर उसकी इनकम बढ़ जाए 60% से, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, और उसका एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ जाए, 70% से, तो मेरे को बताना है कि कितने परसेंटेज में कितना इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ईजी वे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को, बेसिक मेथड तो इसका बहुत लंबा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, बहुत ईजी मेथड से बताऊँगा। हम इसको सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन चैप्टर की जो एक कंसेप्ट है उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मेरे को पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, ठीक है ना। इस 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो कह रहा है कि इनकम ऑफ राजू, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है। अगर एक्सपेंडिचर मेरे पास 5 है तो इनकम क्या होगी, इस पे 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 की बजाय 5 पे 1 बढ़ जाएगा, यानी कि जो उसकी इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 + 1 6 हो जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर मेरे पास 5 है तो इनकम क्या है, 5 पे 1 बढ़ जाएगा, तो इनकम कितनी हो जाएगी, मेरे पास 6 हो जाएगी। तो ये तो मेरे पास इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो आ गई। इनकम 6 है, एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना है, 5 है, तो मेरे पास सेविंग कितनी होगी, सेविंग कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6 में से 5 गए 1, ठीक है ना। क्योंकि इनकम क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही तो हमारी सेविंग होती है, इनकम होती है। तो इनकम जितना मैंने कमाया और जितना मैंने खर्च किया,
तो कमाने में से मैं खर्च लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास बचा है तो एक रह गया। तो एक क्या इसकी सेविंग की रेशो है। अब यहाँ एक तरफ मैंने लिखा एक्सपेंडिचर और एक तरफ मैंने लिखा सेविंग, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा, हीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, तो 70% मैंने यहाँ लिख लिया। सेविंग की परसेंटेज मेरे को निकालने की, सेविंग कितने परसेंट बढ़ी या घटी, तो सेविंग मेरे को निकालनी, और इनकम कितने से बढ़ी 60% से, तो इनकम मैंने कहाँ लिख लिया, बीच में लिख लिया, कितना 60% से ये बढ़ी, ठीक है ना। तो एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखना है, एक तरफ सेविंग लिखना है। सेविंग लिखना है, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा 70% से, सेविंग कितने से बढ़ी या घटी वो मेरे को निकालनी, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। और और जो हमारी इनकम है, इनकम बीच में आता है, और इनकम कितने से बढ़ी 60% से, इसलिए 60% प्लस में लिखा। नाउ अब मैंने क्या लिखना है, नीचे एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशो लिखनी है। एक्सपेंडिचर इनकम की सेविंग की रेशो, एक्सपेंडिचर कितना मेरे पास 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखा, और सेविंग कितना मेरे पास 1, तो मैंने यहाँ 1 लिखा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ। अब क्या करना है कि 70 में से 60 गए, कितना आया 10, 70 में से 60 गए, कितना आया 10। और ये जो मिडल वाली वैल्यू होती है, एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। जो यहाँ पर दे रखा है ये 70 से छोटी है लेकिन x से बड़ी होगी, ठीक है ना। 70 से छोटी है, 60 70 से छोटा है, लेकिन x से क्या होगा, ये बड़ी होगी। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 60 माइनस x लिखा। 70 से छोटी है, बड़े से छोटा लेस करा, यहाँ पर x से बड़ी होगी तो बड़े में से छोटा लेस करा। तो इजिकल टू 70 में 60 किया तो 1 आया, और यहाँ कितना आया 5 आया, ठीक है ना। x माइनस 60 माइनस x कितना 5, और 70 माइनस 60 कितना 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 क्रॉस मल्टीप्लाई इजिकल टू 60 माइनस x, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 10, और x क्या था मेरे पास सेविंग। अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सेविंग जो है वो 10% से क्या हुई है, बड़ी है। सेविंग जो है 10% से क्या हुई है, बड़ी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम बहुत ईजी वे से। तो यहाँ से x निकल के आया, x की वैल्यू कितनी आई 10% आई, और 10% पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ये नेगेटिव में आता तो क्या होता, सेविंग क्या होता 10% से लेस हो जाती, लेकिन ये पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है इसके साथ, तो ये क्या होगा, सेविंग 10% से बढ़ गई। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेविंग जो है वो हमारी 10% से बढ़ गई। तो इसको हम एलिगेशन से हम इसको सॉल्व करा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लॉस 20% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। तो यहाँ रखना है क्या लिखा है, पर्सन को लॉस होता है 20%, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। इस पर यहाँ पर देखा है दो, इस वर्ड का ध्यान रखना है। किसी आर्टिकल को मैंने 800 रुपये में बेचा, तो 800 रुपये में जब मैं बेचता हूँ तो 20% का लॉस होता है, किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे होता है। कह रहे कितने में बेचे, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। उस आर्टिकल को कितने रुपये में बेचे कि इसको 25% का प्रॉफिट हो जाए, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले मेरे को ये देखना है कि लॉस हुआ है इसको कितना, 20% का। 20% कितना होता है मेरे पास, 20% इज़ 1/5, और किस पे हुआ, ये सेलिंग प्राइस पे हुआ है। तो ये 5 क्या हो जाएगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 5 पे एक लॉस है। यानी कि जब इस, यानी कि मेरे पास जो लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, CP माइनस SP, यही होता है। लॉस कितने का हुआ, 1 का। CP मेरे को फाइंड करनी है, SP कितनी है मेरे पास 5, तो यहाँ से CP कितनी आ जाएगी 6, ठीक है ना। 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी कि लॉस कितना 1 है, CP 5 है। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है लॉस या प्रॉफिट जो भी मेरे को दिया होता है, तो लॉस दिया तो ये लॉस हो जाएगा। तो CP कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 800, ठीक है ना। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई 800 हुई। ये क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस है ना, और यहाँ पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 5 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800/5। तो किसकी निकालनी है मेरे, पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, 6 की वैल्यू निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 800/5 गुना 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 800 बटे 5 गुना 6 करेंगे, तो ये आपके पास निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 960, ठीक है ना। ये आ जाएगा 960 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 पे जाएगा, 5 आएगा 5 31, ठीक है, ये 16 पे जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आई मेरे पास, ये आ जाएगा आपके पास CP। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई 960। अब कह रहा है उसको कितने रुपये में बेचे कि इसको गेन हो जाए कितना, 25% का ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 25% कितना होता है मेरे पास, मैं यहाँ से फिर से फाइंड करूँगा कि 25% कितना होता है मेरे पास 1/4। कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है, तो ये है मेरे पास CP, और 4 पे एक गेन हो गया, 4 पे एक गेन हो गया, यानी कि 4 की चीज़ मैंने कितने बेची, एक गेन में बेची। तो SP कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कॉस्ट प्राइस कितना है 4, कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना आया 960, तो 4 की वैल्यू 960, 1 की वैल्यू 960/4। और मेरे को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, उसको कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 की वैल्यू निकालूंगा। 5 की कितनी आ जाएगी 960/4 गुना 5, तो ये कट के आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16 0, और ये कितना आ जाएगा 24 0, 5 चौके 20 2, 5 दूनी 10 2 12, 1200। यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया मेरे पास 1200। यानी इसको जब मैं 1200 में बेचूंगा तो मेरे को 25% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे कि 20% था, 20% क्या होता है हमारे पास लॉस है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो 1/5 अगर सेलिंग प्राइस हो तो नीचे वाली चीज़ क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ बोला गया कि लॉस हुआ किस पे, सेलिंग प्राइस पे हुआ है। तो 5 एक फिर मैंने लॉस का फॉर्मूला लगाया, लॉस क्या होता है CP माइनस SP। तो लॉस कितना है मेरे पास 1, CP मेरे को निकालनी है, SP कितनी है 5, तो CP कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 आ जाएगी। CP यहाँ से 6 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी है 800, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस कितना है 800 है। तो 5 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 800/5, मैंने कितने की निकाली, 6 की वैल्यू निकाली, इस 6 की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960, और 6 क्या है मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 960 आया। फिर मैंने देखना तो कितने रुपये में बेचे कि इसको 20% का गेन हो जाए, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस से बोल रहा है तो ये कितना आ जाएगा, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 4 पे 1 गेन हुआ, तो यानी कितने में बेचा मैंने इसको 5 में। तो 4 की वैल्यू 960, 1 की वैल्यू 960/4, 5 की वैल्यू निकाल दी, तो कितनी आ जाएगी 1200, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। कह रहा है इनकम ऑफ ए कितनी ज़्यादा है बी से, 25% ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इनकम ऑफ ए यानी कि ए की जो इनकम है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 25% मैं बताता हूँ। 25% कितना होता है मेरे पास 1/4। ठीक है ना, पहले मैं ए रेशो बी लिख रहा हूँ। 25% होता है मेरे पास 1/4। कह रहा है ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है। तो अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 4 पे 1 ज़्यादा, यानी कि 4 पे 1 ज़्यादा यानी कि 5 हो जाएगी, 5/4 आ जाएगा वैसे। ठीक है ना। कह रहा है कि जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, यानी कि बी की इनकम अगर 4 है तो ए की इनकम क्या आ जाएगी 4 पे 1 ज़्यादा यानी कि 5 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। कह रहा है जो इनकम ऑफ सी है वो 65% कम है किससे, ए और बी के सम से। ठीक है ना, यानी कि सी रेशो ए प्लस बी लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो 65% कितना होता है, 65% होता है 65/100, तो ये आ जाएगा कितना 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 0। कह रहा है कि सी की इनकम 65% कम है किससे, ए और बी के सम से। तो अगर ए और बी की इनकम 20 है मिला के, तो उस पर 13 कम, तो इस पर 13 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस पर 13 कम कर दूंगा, तो यानी कि सी की इनकम कितनी आ जाएगी 7। अब मेरे को यहाँ देखना है कि यहाँ पर ए प्लस बी मिला के कितना आ रहा है 9। यहाँ पर ए प्लस बी मिलके कितना आ रहा है, ए प्लस बी अगर यहाँ मैं कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 9। यहाँ पर ए प्लस बी कितना आ रहा है 20। तो मैंने क्या करना है 9 और 20 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 9 और 20 का एलसीएम कितना है 180। तो मैं क्या करूँगा इस पूरी टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 9 से करा तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। इस पूरी टर्म को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है ना। 5 × 20 100 होता है, 4 × 20 कितना होता है 80 होता है। यहाँ 9 से करूँगा तो ये 63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है ना, 180 हो जाएगा, और यहाँ भी जोड़कर कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो चीज़ समझ में आई। पहले कह रहा था कि इनकम ऑफ ए इज़ 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो 25% होता है 1/4, तो 4 पे 1 ज़्यादा, यानी कि अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 4 पे 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगी। तो ए प्लस बी यहाँ से मिला के कितना आ रहा है 9। फिर कह रहा है कि इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। कह रहा है इनकम ऑफ सी क्या है वो 65% कम है किससे, इनकम ऑफ ए और बी के जोड़ से। तो सी और सी रेशो ए बी की रेशो निकालूंगा मैं। तो 65% क्या होता है 13/20। तो अगर इनकम ऑफ बी ए प्लस बी कितना है 20 है, तो 20 पे 13 कम है, यानी कि सी की इनकम कितनी है 7 है। 20 में से 13 गए 7। अब मैंने यहाँ देखा कि ए और बी की मिला के कितनी आ रही है 20 आ रही है। यहाँ ए प्लस बी की मिला के कितनी आ रही है 9। तो मैंने क्या करा 9 और 20 का एलसीएम लिया। तो 9 और बी का एलसीएम होता है 180। तो 180 यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करा, अगर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 20 से करा तो इन दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है मेरे पास 100 रेशो 80 रेशो 63। ठीक है ना। तो सी की रेशो ये इनकी रेशो आ जाएगी 100 रेशो 80 रेशो 63। अब मेरे को पूछता है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ सी, फाइंड इनकम ऑफ सी इज व्हाट % लेस देन द इनकम ऑफ ए। कह रहा है कि सी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितना कम है। तो यहाँ से मैं ए और सी की रेशो लिख लेता हूँ, कितनी 100 रेशो 63। तो कितनी कम है यहाँ पर 37 कम है। ठीक है ना। सी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है 37 कम है। तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँगा, तो 37 जो है किससे कम है 100 से, ए से कम है। तो 37 100 का कितना % है, तो इसको मैंने काटा तो ये कितना आ जाएगा 37% आ जाएगा। ठीक है ना। तो सी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है 37% कम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था लास्ट वीडियो का, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो इक्वल कैपेसिटी के हमारे पास 2 कंटेनर है। द रेशो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंटेनर में जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है 3:1 है, एंड इन द सेकंड कंटेनर में कितना है 5:2। पहले कंटेनर में 3:1 है, सेकंड कंटेनर में 5:2 है। और इक्वल कैपेसिटी के, ध्यान रखना यहाँ पर मेरे को बोला गया कि इक्वल कैपेसिटी के कंटेनर है।
दे आर मिक्सड अप, इन दोनों को मिलाया गया, तो मेरे को बताना है कि जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या होगी। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट कंटेनर लिया और ये हमारे पास क्या सेकंड कंटेनर। तो मिल्क रेशो वाटर, जो पहला कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशो कितनी है 3:1, तो इसमें रेशो कितनी है 3:1। और जो सेकंड कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशो कितनी है 5:2, तो यहाँ पर 5:2 और कह रहा है कि इक्वल कैपेसिटी के हैं। तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो कितना बनता है 4, यहाँ पर ऐड करता हूँ तो कितना बनता है 7, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या आ गया कि इक्वल कैपेसिटी के हैं। तो मैं क्या करूँगा 4 और 7 का एलसीएम ले लूँगा। 4 और 7 का एलसीएम कितना आया 28, तो इसको 28 बनाने के लिए क्या करूँ 7 से मल्टीप्लाई, इसको 28 बनाने के लिए क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो मिल्क एंड वाटर की अब जो नई रेशो बनेगी वो क्या बनेगी 3 7 21 और 7 1 7, और यहाँ से 5 4 20 और 4 2 8, ठीक है ना। अब इसको मिलाएंगे, यहाँ से रेशो, ये नई रेशो बनी, और ये भी 28 बना और ये भी 28 बना, ठीक है ना। इक्वल कैपेसिटी के बन गए, कैपेसिटी दोनों की इक्वल होगी मिल्क एंड वाटर। अब मेरे को बताना है कि इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया, तो नई रेशो क्या बनेगी। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, इक्वल कैपेसिटी है तो मिक्स कर दूंगा यहाँ से। तो मिल्क में ये फर्स्ट कंटेनर का था और ये सेकंड कंटेनर था, तो मिल्क में मिल्क ऐड कर दूंगा और वाटर में वाटर ऐड कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा 41, और ये कितना बन जाएगा 8 और 7 15, ठीक है ना। और ये किसकी आएगी मिल्क एंड वाटर की नई रेशो आ जाएगी जो थर्ड कंटेनर आएगा। तो अगर कुछ करता है तो यहाँ से काट देना, नहीं करता तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था कि इक्वल कैपेसिटी के हैं, ये इक्वल कैपेसिटी के और मिल्क एंड वाटर की रेशो दी गई थी। तो पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर की रेशो थी 3:1, दूसरे में थी 5:2, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैंने ऐड किया इसको तो कितना बना 4 बना, और यहाँ से कितना बना 7। तो मैंने क्या करा इक्वल कैपेसिटी है तो इन दोनों को सेम कर लिया। इनको दोनों को सेम कैसे करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। इन दोनों का एलसीएम लिया तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा तो हर जगह 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ बन जाएगा 21, यहाँ बन जाएगा 7, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 और ये 8। तो दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई। अब इन दोनों को मिल्क में मिल्क ऐड कर देना, वाटर में वाटर ऐड कर देना, तो ये 41 हुआ और ये 15 हुआ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी नई रेशो हो जाएगी, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट्स बताई हैं, मैंने बेसिक मेथड नहीं बताया, क्योंकि हमें एग्जाम में शॉर्टकट ही से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये था आपका आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको खुद अटैम्प्ट करना है, और इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर। तो मेरे को सम ऑफ डिजिट्स बताना है इसका, उस लिस्ट नंबर का, उस नंबर का सबसे छोटे नंबर का जिसको मैं डिवाइड करता हूँ, विच वन डिवाइडेड बाय 15 18 एंड 24। जब मैं उस नंबर को 15 18 और 24 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है 8, ठीक है ना। इन ईच केस, हर केस में रिमाइंडर कितना, यानी कि 15 से डिवाइड करता हूँ तब भी 8 रिमाइंडर बचेगा, 18 से डिवाइड करता हूँ उस नंबर को तब भी 8 रिमाइंडर बचेगा, उस नंबर को मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा। इन ईच केस एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 13, लेकिन वो नंबर जो है 13 से एग्जैक्टली डिवाइड है। तो मेरे को वो छोटे से छोटा नंबर बताना है, जो जिसको मैं 15 18 24 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 8 बचे और 13 से वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर जो आएगा उसके सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि उस नंबर के मेरे को डिजिट्स का सम बताना है क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ये थे हमारे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो जब आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे अपने सारे मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ट्यूशन फॉर मैथ। थैंक यू वेरी मच।